नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जानेंगे राजस्थान फायर सर्विस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 50 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू कर दें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि फायर हुक का आईएस कोड कितना होता है। ऑप्शन ए 927, ऑप्शन बी 928, ऑप्शन सी 930 और ऑप्शन नंबर डी है 932। इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि फायर हुक का आईएस कोड क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 927 फायर हुक का आईएस कोड होता है। अगर हम बात करें 928 आईएस कोड के बारे में तो फायर बेल का जो आईएस कोड जो होता है वो 928। इसके बाद आता है 930 जो आईएस कोड है वो होता है वुडन ट्रस्ट एक्सटेंशन लैडर का। वुडन ट्रस्ट एक्सटेंशन लैडर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका प्रयोग हम ऊंचाई में चढ़ने के लिए, गहराई में उतरने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसी उपकरण को, उसी यंत्र को हम किसके नाम से, लैडर के नाम से जानते हैं। एक्सटेंशन लैडर, जिस लैडर को हम बढ़ा सकते हैं, यह दो प्रकार की होती है। पहली ट्रस्ट और दूसरी होती है अनट्रस्ट। ट्रस्ट जो लैडर है वो लकड़ी के माध्यम से तैयार की जाती है और अनट्रस्ट जो लैडर है वो मेटल की, धातु के माध्यम से तैयार की जाती है। तो 930 जो आईएस कोड है वो होता है वुडन ट्रस्ट एक्सटेंशन लैडर का। इसी के बाद बात करते हैं 932 आईएस कोड के बारे में। तो 932 जो आईएस कोड होता है वो टीटीएल लैडर का, टर्न टेबल लैडर, जो हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से काम करती है, उस लैडर को हमें टीटीएल लैडर के नाम से जानते हैं। जो ट्रक के ऊपर, छत के ऊपर लगाई जाती है, इंस्टॉल की जाती है। और जब भी किसी भी स्थान के ऊपर हमें फायर फाइटिंग करनी होती है या रेस्क्यू कार्य करना होता है तो उस लैडर को हम बढ़ा करके हाइड्रोलिक सिस्टम के माध्यम से वो संचालित होती है, उसके द्वारा हम काम कर सकते हैं। तो टीटीएल जो लैडर होती है, टर्न टेबल लैडर, उसका आईएस कोड होता है 932। इस टीटीएल लैडर के अंदर जो होज यूज लिया जाता है 150 फीट का, और 150 फीट का जो होज यूज लिया जाता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कपलिंग वगैरह जोड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी टीटीएल लैडर का आईएस कोड 932 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि एचडब्ल्यूपी का पूरा नाम क्या है या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए हेल्थ वर्क परमिट, ऑप्शन बी हार्ड वर्क परमिट, ऑप्शन सी हैंड वर्क परमिट और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि एचडब्ल्यूपी का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड वर्क परमिट एचडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ब्रीथिंग अपार्टस सेट में जो CO2 गैस होती है उसको सोखने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए ऑटो शार्ब, ऑप्शन बी शार्ब किट, ऑप्शन सी प्रोटो शार्ब और ऑप्शन नंबर डी है फ्रक्टोज। ब्रीथिंग अपार्टस सेट जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, सांस लेने के लिए जिसका प्रयोग हम करते हैं जब भी हमें जहरीली गैसों में फायर फाइटिंग करनी हो, रेस्क्यू कार्य करना होता है या आग को बुझाना है, तो उस समय फायरमैन सांस लेने के लिए जिस उपकरण को साथ में लेकर के जाता है उसी यंत्र को हमें बीएसेट के नाम से जानते हैं। उस बीएसेट के अंदर पूछा है कि ब्रीथिंग अपार्टस सेट के अंदर जो CO2 गैस है उसको सोखने का कार्य कौन करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोशार्ब जो है वो बीएसेट में CO2 गैस को सोखने का कार्य करता है। बीएसेट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है एक एटमॉस्फेरिक और दूसरा जो आता है वो सेल्फ कंटेन, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं।
सेल्फ कंटेन के भी दो पार्ट है, पहला ओपन सर्किट और दूसरा होता है क्लोज सर्किट। ठीक है, तो इसमें बीएसएट के अंदर जो CO2 गैस होती है उसको सोखने का काम कौन करता है? प्रोटोसार्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होज का दबाव के साथ में टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह मुड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एवरेजन, बी वाटर हैमर, सी स्नैकिंग और ऑप्शन नंबर डी है फफूंदी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि होज के अंदर जो टेढ़ा मेढ़ा जो सांप की तरह आकृति जब बन जाती है तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नैकिंग के नाम से जाना जाए। जब भी होज की आकृति सांप की तरह कुछ इस तरीके से जब टेढ़ी मेढ़ी बल खाने जैसी हो जाती है तो उसको हमें स्नैकिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए की तरफ बात करते हैं एवरेजन। एवरेजन होता है रगड़। जब भी होज को हम गलत तरीके से पटक देते हैं, घसीटते हैं, तो उस दौरान होज के रेसे घर्षण के कारण कटना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम किसके नाम से? एवरेजन के नाम से, रगड़ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वाटर हैमर। वाटर हैमर फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी भी स्थान के ऊपर फायर फाइटिंग कर रहे हैं और उस होज के ऊपर से कोई भारी व्हीकल या साधन गुजरता है तो पानी के अंदर जो होज के अंदर जो पानी का प्रेशर बहुत अधिक होता है, स्पीड से होता है। जब भी भारी व्हीकल उसके ऊपर जाता है तो कुछ समय तक पानी रुक जाता है और जो ही व्हीकल उससे गुजरता है उसके बाद में पानी का जो प्रेशर है बहुत तेजी से आगे की तरफ दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो फायरमैन होता है उसको पानी का झटका लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को हम वाटर हैमर के नाम से जानते हैं। इस वाटर हैमर के माध्यम से होज फटने के जो चांस है बहुत अधिक होते हैं। नेक्स्ट है फफूंदी। ऑप्शन नंबर डी फफूंदी। जब भी होज को अच्छे तरीके से हमें फायर फाइटिंग करने के बाद में, आग को बुझाने के बाद में सुखाते नहीं है तो उस दौरान उसके अंदर धीरे धीरे एक काई के रूप में फफूंदी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी को हम किसके नाम से? फफूंदी के नाम से जानते हैं। इस फफूंदी को बचाने के लिए होज को जिंक क्लोराइड से उपचारित किया जाता है। जिंक क्लोराइड के माध्यम से होज को उपचारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि पानी की वेलोसिटी बढ़ाने का जो कार्य है वो कौन सा उपकरण करता है? ऑप्शन ए ब्रांच, ऑप्शन बी अडाप्टर, ऑप्शन सी ब्रीचिंग और ऑप्शन नंबर डी है कपलिंग। तो पानी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ाने का काम कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रांच जो होती है वो पानी की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हमें होज का डिलीवरी होज जो होता है उसके आगे की तरफ लगाते हैं ताकि अच्छे से पानी का प्रेशर आ करके और फायर फाइटिंग कर आग को बुझाई जा सके। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ब्रांच जो होती है वो पानी की वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करती है। अगर हम बात करें अडेप्टर के बारे में, अडेप्टर जो होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग टाइप की जो कपलिंग्स होती हैं उनको जोड़ने का काम करता है कौन है? अडेप्टर। ब्रिजिंग एक वाई आकार का यंत्र होता है जिसका प्रयोग हमें दो लाइनों का पानी एक लाइन में और एक लाइन का पानी दो भागों में विभाजित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसी यंत्र को, उसी उपकरण को हम ब्रिजिंग के नाम से जानते हैं। यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एक आता है डिवाइडिंग ब्रिजिंग और दूसरा आता है कलेक्टिंग ब्रिजिंग। डिवाइडिंग ब्रिजिंग के अंदर एक लाइन का पानी दो भागों में विभाजित करते हैं और कलेक्टिंग जो ब्रिजिंग है उसमें दो लाइनों का पानी एक स्थान पर हमें इकट्ठा करने का काम करते हैं। नेक्स्ट कपलिंग्स। कपलिंग होती है जो होज है उनको जोड़ने का काम ये करता है। कपलिंग्स दो प्रकार का होता है, पहला इंटरलॉकिंग और दूसरा होता है थ्रेडेड टाइप। इंटरलॉकिंग के अंदर जो मेल और फीमेल कपलिंग होती है वो आपस में इंटरलॉकिंग सिस्टम के माध्यम से जोड़ दी जाती है क्योंकि अंदर की तरफ उसमें एक लॉक लगाया जाता है। जो ही हम थोड़ा सा उसको जोड़ने के बाद में प्रेस करते दबाते हैं तो वो अपने आप ही जुड़ जाते हैं, तो उसको हम इंटरलॉकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें जो मेल कपलिंग है, मेल जो कपलिंग होगी उसमें दो लग्स होते हैं और फीमेल जो कपलिंग है उसमें किसी भी प्रकार का लग्स नहीं होता। इसी के बाद में दूसरा आता है थ्रेडेड टाइप। थ्रेडेड टाइप जिसके अंदर हम चूड़ियों के माध्यम से उस कपलिंग को जोड़ने का काम करते हैं। थ्रेडेड दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है राउंड थ्रेडेड और दूसरा जो आता है वी थ्रेडेड। चूड़ियां दो प्रकार की होती हैं,
राउंड, आपने बहुत बार देखे होंगे नट बोल्ट वगैरह जो होते हैं उनके अंदर गोल आकार की जो चूड़ियां होती है, तो उसको हमें राउंड थ्रेडेड के नाम से जानते हैं। और जो ब्रांचें होती हैं उनके अंदर कुछ इस प्रकार की चूड़ियां देखने को मिलती है वी शेप की, तो उसको हम किसके नाम से, वी थ्रेडेड के नाम से जानते हैं। सक्शन जो होज है उसके अंदर जो जोड़ी जाती कपलिंग्स वो थ्रेडेड टाइप होती है, चूड़ियां होती है उसके अंदर, और उस चूड़ियों को हम कसने का काम करते हैं। एकमात्र ऐसा अपवाद जिसके लग्स लगे होते हैं तो वो सक्शन होज है। सक्शन होज के मेल और फीमेल दोनों के अंदर लग्स लगे होते हैं। मेल के अंदर 2 और फीमेल जो कपलिंग है उसके अंदर टोटल 4 लग्स लगे होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम कसने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेड अप्लायंसेस में कौन सा उपकरण आता है? ऑप्शन ए वेट राइजर, ऑप्शन बी ड्राई राइजर, ऑप्शन सी होज रील होज, और ऑप्शन नंबर डी है फायर बकेट। इन 4 ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि हेड अप्लायंसेस में कौन सा उपकरण आता है। फिक्स्ड फायर फाइटिंग जो उपकरण होते हैं उनको 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। पहला हेड अप्लायंसेस और दूसरा होता है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन। हेड अप्लायंसेस जिसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन उपकरणों को लेकर के जा सकते हैं जब भी आग लगती है उस समय, जैसे पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बकेट हो गई। तो ये सभी जो हैं वो किसके अंदर, हेड अप्लायंसेस के अंदर आते हैं। और दूसरा जो आता है वो फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन जिनको एक निर्धारित स्थान के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, जैसे वेट राइजर सिस्टम, ड्राई राइजर सिस्टम, होज रील होज सिस्टम। इन सभी उपकरणों को एक स्थान के ऊपर सेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये किसके अंदर, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन के अंदर आते हैं। और जो फायर बकेट है जब भी आग लगती है तो उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लेकर के जा सकते हैं। तो हेड अप्लायंसेस कौन सा हुआ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फायर बकेट। फायर बकेट 2 प्रकार की होती है, पहली गोल पेंदे की और दूसरी होती है चपटे पेंदे की। इसके अंदर रेत और पानी भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि परेड ग्राउंड के अंदर कब आना चाहिए? ऑप्शन ए समय के बाद में, ऑप्शन बी समय से पहले, ऑप्शन सी कभी कभी, और ऑप्शन नंबर डी है कभी नहीं। तो जब भी जो परेड ग्राउंड है वहां पर परेड होती है तो हमें कब पहुंचना चाहिए उस स्थान के ऊपर? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, समय से पहले। जब भी परेड ग्राउंड के अंदर परेड होती है तो उस समय से पहले हम परेड ग्राउंड में पहुंचना बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्घटना का जो खतरा है वो कौन सा होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। जो दुर्घटना के अंदर जो खतरा है, खर्चा जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दोनों ही जो ऑप्शन है वो राइट है। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष के बारे में तो 60% इसके अंदर क्या होता है, अप्रत्यक्ष खर्च होता है, और 40% जो होगा वो प्रत्यक्ष खर्च माना जाता है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार जो अप्रत्यक्ष खर्चा है वो 75% माना जाता है, और प्रत्यक्ष जो खर्चा जो होता है वो कितना, 25%, 25% इसको माना जाता है। तो जब भी किसी भी स्थान के ऊपर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना का जो खर्चा है वो क्या होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आग लगती है तो उसके क्या रीजन है, क्या कारण है, किस वजह से आग लगती है ट्रांसफार्मर के अंदर? ऑप्शन ए कॉपर वायर के अंदर कारण, ऑप्शन बी ऑयल के कारण, ऑप्शन सी कोयल के कारण, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ट्रांसफार्मर के अंदर जो आग लगती है वो किस कारण से लगती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑयल जो है उसके कारण ट्रांसफार्मर के अंदर आग देखने को मिलती है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण ऐसा होता है जिसके माध्यम से हम हाई वोल्टेज को लो वोल्ट के अंदर और लो वोल्ट को हाई वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं।
उसी उपकरण को, उसी यंत्र को हम किसके नाम से, ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। वोल्ट के अनुसार दो प्रकार से इसको बांटा गया। स्टेप अप जो है वो लो वोल्ट को हाई वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, और स्टेप डाउन हाई वोल्ट को लो वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। वोल्ट के अनुसार ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। बिजली ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर जो आग लगती है वो कौन सी, बिजली क्या, बिजली के ऊपर जब भी आग लगती है तो उस समय हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज में ले सकते हैं, तो डीसीपी टाइप, डीसीपी टाइप, और दूसरा जो है अपने पास में कौन सा, CO2। इन दोनों फायर एक्सटिंग्विशर का हमें बिजली की आग को बुझाने के लिए यूज ले सकते हैं। डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर, जर्मनी के साम्युएल नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने सूखा रासायनिक जो पाउडर है उसकी खोज करी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, कार के अंदर जो लगने वाली जो आग है उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए वायरिंग का खराब होना, ऑप्शन बी ओवरलोडिंग, ऑप्शन सी अर्थिंग, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। कार के अंदर जो आग लगती है उसका मुख्य कारण क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरिंग जो होती है उसकी खराब स्थिति के कारण कार के अंदर आग लगती है। बहुत बार आपने देखा होगा चलती हुई गाड़ियों के अंदर आग लग जाती है क्योंकि उनके अंदर जो वायरिंग जो है, केबल जो है वो खराब स्थिति के अंदर होती है। इसी कारण से कार के अंदर बहुत बार आग देखने को मिलती है। तो आंसर ए राइट होगा, कार के अंदर जो वायरिंग जो है वो खराब होने के कारण आग देखने को मिलती है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।